नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। केरल के वायनाड ज़िले में भूस्खलन होने की वजह से 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी वजह से 2 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है बाय द सीएम ऑफ केरला। अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट की बात करें, जलवायु परिवर्तन से तो संबंधित है ही, साथ ही साथ अरब महासागर का तापमान बंगाल की खाड़ी से अब कुछ ज़्यादा बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से मॉइस्चर क्रिएट हो रहा है और उसी की वजह से वर्षा जैसी इंसिडेंट्स, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स बढ़ रहे हैं, ये और बढ़ेंगे आगे चल के। तो इसको हम देखते हैं क्या हुआ है। वैसे तो ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जो केरल में स्थित है, जैसे कि आप देख सकते हैं वायनाड में। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, इसके अलावा केरल की बात करें तो ये इंडिया का साउथ ईस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साउथ ईस्ट स्टेट है और ये मालाबार कोस्ट के साथ, अरेबियन सी के साथ पेनिनसुला अपना शेयर करता है। अगर हम बात करें केरला की, ज़्यादातर ये वेस्टर्न घाट्स से बंधा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ वेस्टर्न घाट्स वैसे ही इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव, गाडगिल रिपोर्ट, कस्तूरी रंजन रिपोर्ट ने ऑलरेडी बताया है कि वेस्टर्न घाट्स बहुत सेंसिटिव है। इस पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना नहीं सकते जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी सपोर्ट हो सके। इसके अलावा ये भी कहा है कि इसको सेफगार्ड करने के लिए वी मस्ट इंश्योर कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट विजिलेंस बनी रहे सरकारों की। तो जब आप रिपोर्ट्स को नहीं मानेंगे तो ऐसे इंसिडेंट्स तो होते रहेंगे। चलिए, तो हाल ही में केरल के वायनाड जिले में हुए घातक भूस्खलन में 100 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हो चुकी है, 100 से ज़्यादा ही हो गए होंगे और 128 लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा बचाव अभियान अभी जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने 2 दिन के लिए राजकीय शोक घोषित किया है। केरल के वायनाड जिले में मेप्पाडी के पास पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। जब टॉप सॉइल या मृदा अत्यधिक रूप से लूज हो, वहाँ पे कोई वेजिटेशन कवर नहीं है, वनस्पति का क्षेत्र नहीं है, जिसकी वजह से वो उसको बांध के रख सके। जैसे ही भूस्खलन होता है, ये सारी सॉइल अचानक से मूव करती है और ये अपने साथ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर होता है वो भी ले जाती है। एक वरिष्ठ जलवायु विज्ञानी ने कहा है कि अरब सागर का तापमान घने के बढ़ने की वजह से घने बादल बन रहे हैं। जैसे ही वाष्पीकरण होता है तो ये जो इम्पॉर्टेंट मॉइस्चर वाली विंड्स होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, बादल बनाती हैं और बादल बनाने के बाद यहाँ अधिक वर्षा की वजह से फ्लैश फ्लड्स होते हैं। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं? फ्लैश फ्लड्स यानी कि कम समय अवधि में ज़्यादा बारिश हो जाना, ज़्यादा बरसात हो जाना। और हम जानते हैं कि वेस्टर्न घाट्स इस समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जहाँ पे ये घटना हुई है, जिसके कारण केरल में कम समय में भारी बारिश हुई और उसकी वजह से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। वायनाड में हुए भूस्खलन की वजह अब की अरब सागर में तापमान बढ़ने की वजह से हो रही है। IMD ने वायनाड जिले और पड़ोसी जिले मल्लापुरम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। IMD ने तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों के लिए मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बचाव कार्य में सहायता के लिए रक्षा सुरक्षा कोर ने 200 सैनिकों और एक चिकित्सा दल को तैनात भी किया है। इसके अलावा सुलूर में वायु सेना स्टेशन से 2 हेलीकॉप्टरों को भी बचाव कार्य में सहायता करवाई जा रही है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, सेना, अग्निशमन आदि के कर्मियों को खोज और बचाव के लिए तैनात किया गया है। बेल्जियम, मालिनोइस, लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड की नस्लें के कुत्तों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशिक्षित कुत्ते हैं ये, जिनको भूस्खलन स्थल पर तैनात किया जा रहा है। या मानव अवशेषों को सूंघने के लिए आए हैं। कीचड़ के नीचे की सांस की अगर हल्की सी इनको झलक मिलती है तो उनको भी निकाल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वायनाड में 45 शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 3000 से अधिक लोगों को पुनर्वासित किया जाएगा। पूरे राज्य में कुल 118 शिविरों में 5531 लोगों को आश्रय दिया जा रहा है। भूस्खलन होता क्या है? भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड, ये एक गतिविधि है जो कि ये एक प्रतिक्रिया जो कि मानवीय गतिविधियों से भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है। ये एक भूवैज्ञानिक घटना है। इसमें शैल, मिट्टी और मलबे के एक भाग का नीचे की ओर खिसकना का संचालन शामिल है। यह संचालन छोटे एवं स्थानीय बदलावों से लेकर बड़े एवं विनाशकारी घटनाओं तक भिन्न भिन्न पैमाने पर होती है। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही होती है। यह प्रायः भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखीय गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां और भूजल स्तर के परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र, अब ये तो हमको पता है कि केरल का जो क्षेत्र है वो पर्वतीय इलाका है। पर्वतीय क्षेत्र जैसे खाड़ी
ढलानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामान्य हैं। ऐसे स्थान जहां चट्टानों में जोड़ और दरारें हों वहां भूस्खलन का खतरा भी अधिक होता है। जहां कमजोर और वायुदार मिट्टी मौजूद हो वो भी भूस्खलन को बढ़ावा देती है, और वनों में आग लगने से मिट्टी कमजोर हो जाती है जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। वनों की कटाई और निर्माण कार्य जैसी मानवीय गतिविधियों से भी भूस्खलन हो सकता है। नदियों और नालों के किनारे में भी भूस्खलन संभावित क्षेत्र होता है, जहां सतही जल जमा होती है या भूमि जल से अत्यधिक संतृप्त हो जाती है, वहां पे भी भूस्खलन होता है। जैसे कि देखिए, जब खूब सारे ब्लॉक्स ऑफ कंक्रीट गिरते हैं तो उसको फॉल कहते हैं, और जिस तरह से मान लो एक के बाद एक मोटे जो पत्थर होते हैं वो गिरने लगते हैं, उन्हें टॉपल कहते हैं। इसके बाद अगर गीली मिट्टी खिसकने लगती है उसको स्लाइड कहते हैं, और गीली मिट्टी फैल जाती है विस्तृत तौर से उसे स्प्रेड कहते हैं। अगर हम बात करें स्लाइड्स की या स्खलन की, ये किसी विखंडित सतह या दुर्बल क्षेत्र में मिट्टी के शैल का संचालन है, और इन्हें आगे रोटेशनल स्लाइड जहां विखंडित सतह घुमावदार होती है, और ट्रांसलेशनल स्लाइड जहां विखंडित सतह रेखीय होती है, में विभाजित किया जाता है। ये मिट्टी या शैल के ऐसे संचलन हैं जिनमें पार्श्व विस्तार और द्रव्यमान का टूटना भी शामिल है। वे आमतौर पर सामग्री के द्रवीकरण या लिक्विफैक्शन या प्लास्टिक विरूपण यानी कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से होती है। अग्रपात की बात करें, यह मिट्टी या शैल के ऐसे संचलन हैं जिनमें ऊर्ध्वाधर या निकट ऊर्ध्वाधर भृगु या ढलान से द्रव्यमान के आगे की ओर घूमना और मुक्त रूप से गिरना भी शामिल है। फॉल की बात करें, प्रपात की बात करें, तो ये मिट्टी या शैलों के एक ऐसे संचलन है जिनमें कि ये खड़ी ढलान या भृगु से अलग हो जाते हैं और मुक्त रूप से गिरते हैं तथा लुढ़कते हुए आगे की ओर भी बढ़ने लगते हैं। प्रवाह की बात करें तो ये मिट्टी या शैल के ऐसे संचलन है जिसमें बड़ी मात्रा में जल भी शामिल होता है, जो इस द्रव्यमान को तरल पदार्थ की सतह पर प्रवाहित करता है। इन्हें शामिल सामग्री और गति की दर के आधार पर मृदा प्रवाह, मलबा प्रवाह, पंख प्रवाह और क्रीप में विभाजित किया जाता है। वर्षा अगर लंबे समय तक हो रही या कम समय में बहुत ज़्यादा हो रही है तो इससे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। अतिरिक्त पानी ढलान को कमज़ोर कर देती है जिसकी वजह से भूस्खलन होता है, स्पेशली तब जब वेजिटेशन कवर, वनस्पति का कवरेज वहाँ पे बहुत कम हो। मिट्टी या चट्टान के भीतर मौजूद छोटे छोटे कण और वनस्पति एकजुट तत्वों के रूप में कार्य करती है। वे सभी कारक कणों को एक साथ बांधे रखने में भी मदद करता है। इन एकजुट तत्वों का क्षरण मिट्टी को भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील भी बनाता है। भूकंप के दौरान जब जमीन हिलती है तो लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। वन की कटाई, जैसे मैंने बताया कि वन की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होते हैं, वो पकड़ के रखते हैं, बट वो जब छोड़ देते हैं उसकी वजह से भूस्खलन हो सकता है। निर्माण और उत्खनन, जब माइनिंग होती है, एक्सेसिव माइनिंग, उससे भी सॉइल लूज हो जाती है। ऐसी जगह पर निर्माण करने के लिए जब निर्वनीकरण होता है तो भी लूज हो जाती है सॉइल। इसके बाद सिंचाई और जल निकासी की बात करें तो खराब तरीके से डिजाइन की गई सिंचाई प्रणालियां भी भूस्खलन करा सकती हैं। भूस्खलन बड़ी संख्या में मानव आबादी को जान माल का नुकसान करता है, प्रायः सड़कों जैसे कि परिवहन मार्गों और अवरुद्ध करता है, जिसमें आवागमन में बाधा और अन्य आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है। इससे कृषि भूमि मलबे से ढक या फिर मलबे के साथ बह जाती है, जिससे कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन के दौरान मिट्टी से निर्मित भारी चट्टानों में हलचल होती है और वो किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक परिदृश्य को भी बदल सकती है। अगर हम बात करें किस तरह से भारत में भूस्खलन या फिर फ्लड को मैनेजमेंट करने के लिए कोई प्रणाली है कि नहीं, बहुत सारी हैं। जैसे कि फ्लड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, इसमें मॉडल बहुउद्देशीय बाढ़ आश्रयों के विकास के लिए पायलट परियोजनाओं और नदी बेसिन विशिष्ट बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली शामिल है। सुरक्षित निकासी के लिए ग्रामीणों को पूर्व चेतावनी देने हेतु बाढ़ मॉडल्स तैयार करने के लिए डिजिटल एलिवेशन को तैयार किया जाता है। इसके अलावा भूस्खलन और हिमस्खलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश भी हैं। ये सभी स्तरों पर भूस्खलन से उत्पन्न जोखिम को कम करने की बात करते हैं और साथ ही साथ मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस प्रिपेयर करेगी। इसमें जोखिम मूल्यांकन किया जाता है, कितना, अगर मान लीजिए भूस्खलन होता है तो कितना जोखिम आ सकता है। भेद्यता विश्लेषण होता है, जोखिम प्रबंधन भी होता है। इसके अलावा लैंडस्लाइड एटलस भी निकली है, यानी कि ये एक ऐसी एटलस है जो हमें दिखा सकती है कि भूस्खलन कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है। तो केरल भी उन राज्यों में शामिल है जहाँ पे भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है। ये इसरो और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर
इन दोनों ने मिलकर बनाई हैं। अगर बात करें स्ट्रैटेजी कोई है हमारे पास, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति है 2019 की। ये भूस्खलन आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की सभी घटनाओं को संबंधित रखता है, जैसे खतरा मानचित्रण, निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम एक्सेट्रा। मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। भूस्खलन के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके जोखिम को कम करने के लिए भारत सरकार की पहल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया भारत के भूस्खलन प्रांतों में मौजूद भूस्खलन स्थलों का विवरण प्रदान करती है। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया को इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।